स्टूडेंट कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 006 शांति और संघर्ष अध्ययन इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है युद्ध का सिस्टम लेवल विश्लेषण क्या है, विस्तार से समझाइए। युद्ध के सिस्टम लेवल की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं युद्ध का सिस्टम लेवल। इससे पहले हम युद्ध के बारे में जानेंगे कि युद्ध होता क्या है। वास्तव में वर्तमान में युद्ध का अभिप्राय केवल पारंपरिक सैनिक युद्ध ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध भी हो सकता है। जैसे प्राचीन काल के अंदर युद्ध जो होता था, एक देश जो था दूसरे देशों पर आक्रमण, हथियारों का, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके वो दूसरों पर आक्रमण करता था और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता था। वास्तव में युद्ध इस प्रकार के हुआ करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आज युद्ध का तात्पर्य पारंपरिक सैनिक युद्ध नहीं, बल्कि हम किसी देश पर राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम उसको पीड़ित कर देते हैं, वो भी युद्ध की श्रेणियों में आता है। युद्ध संघर्ष की चरम स्थिति है। संघर्ष की स्थिति में शांति भंग हो जाती है। वास्तव में चाहे हम अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करें, उससे भी शांति भंग होती है, या हम किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करें, यानी राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उसको हम पीड़ित कर दें, तो भी उससे शांति भंग हो जाती है। अतः युद्ध शांति रहित अवस्था का ही एक प्रकार है। वास्तव में युद्ध किसी भी रूप में हो, समझ लीजिए कि युद्ध जो होगा शांति रहित होगा, यानी वहाँ पर शांति व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि अराजकता का वातावरण वहाँ पर होगा। इसलिए कहा गया शांति रहित अवस्था का ही एक भाग होता है युद्ध का। युद्ध की नींव दो, वास्तव में देखा जाए युद्ध जो होता है वो दो समूहों या दो राष्ट्रों या दो व्यक्तियों के मध्य होता है, क्योंकि युद्ध दो वर्गों के बीच में, यानी एक दो व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे दो देशों के बीच में हो, चाहे वो दो समूहों के बीच में हो। युद्ध की समस्या कोई सरल समस्या नहीं होती। वास्तव में युद्ध से अराजकता का वातावरण और इससे काफ़ी आर्थिक हानि पहुंचती है। युद्ध की समस्या कोई सरल समस्या नहीं है और ना ही एकाकी समस्या है, बल्कि ये युद्ध की समस्या एक बहुत बड़ी विश्वव्यापी और पूरे राष्ट्र की समस्या बन जाती है। और युद्ध से जो है केवल नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। युद्ध से हम केवल खो सकते हैं, पा नहीं सकते। हॉफमैन निकलसन के अनुसार, वास्तव में हॉफमैन निकलसन ने अपने जो परिभाषित रूप में उन्होंने क्या बोला, युद्ध दो विरोधाभासी नीतियों का अनुपालन है। यानी अगर युद्ध है जो है वो दो गुटों का विरोधाभ्यास है, यानी दोनों गुटों के बीच में जो विरोधाभ्यास उत्पन्न होता है, वास्तव में उसका पालन करना दो मानव समूह के मध्य संगठित शक्ति का उपयोग है। दो विरोधाभासी जब वो अपनी नीतियों का अनुपालन करते हैं, तो इससे युद्ध की स्थिति बनती है। जैसे कि मानव समूहों के मध्य संगठित शक्ति का उपयोग है, जिसमें प्रत्येक वर्ग अपनी नीतियों तथा दूसरों पर लादना चाहता है, तो युद्ध का कारण बनता है। यानी जब दो विरोधाभासी नीतियां, जब दो देशों के बीच में या दो समूह व्यक्तियों के बीच में जब किसी नीतियों का पालन नहीं होता और नीतियों को तोड़ा जाता है, तो इससे युद्ध की स्थिति बनती है। और इसके अलावा एक समूह यानी एक विरोधाभासी व्यक्ति या वर्ग या जाति दूसरे पर अपनी नीतियों को जबरदस्ती लादना, यानी अपनी चाहत को दूसरे पर लादना होता है। इससे युद्ध की स्थिति पनपती है। युद्ध का सिस्टम लेवल प्रणाली क्या है? वास्तव में युद्ध का सिस्टम प्रणाली जो है वो एक विश्व लेवल पर है। युद्ध का सिस्टम लेवल प्रणाली स्तरीय विश्लेषण, या तो युद्ध का सिस्टम लेवल आ जाए या प्रणाली स्तरीय विश्लेषण आ जाए, वो एक बात है। युद्ध के कारणों का तीन सिद्धांत है, तीन सिद्धांत में से प्रणाली स्तर यानी सिस्टम लेवल है। देखिए, युद्ध का सिस्टम लेवल विश्लेषण में विश्व राजनीति का अध्ययन करने के लिए ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। वास्तव में युद्ध जो होता है, इस जो सिस्टम लेवल है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के बाद राज्य, राज्य के बाद क्षेत्रीय, यानी ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसके अनुसार राज्य तथा गैर राज्यकर्ता विश्व स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिणाम आदि से संबंधित कार्य करते हैं। और इसके अलावा अगर हम वास्तव में इसका बात करें हम कि ये प्रणाली की विशेषता युद्ध निर्णयकर्ताओं के आचरण का निर्धारण करती है, और ये बताती है जो युद्ध निर्णयकर्ता हैं, जिन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया है, उसका क्या आचरण है।
उनका क्या स्वभाव है और ये युद्ध किन स्वभाव के कारण करें, इसको ये स्पष्ट करता है। फलस्वरूप वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले गैर राज्यकर्ताओं की उपस्थिति को पहचानने की जरूरत है। मानवाधिकार तथा पर्यावरण के क्षेत्र में एमनेस्टी इंटरनेशनल अथवा ग्रीन पीस जैसे कई गैर राज्य संस्थाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई है। जैसे कि युद्ध के क्षेत्र में युद्ध को दूर करने में कुछ प्रमुख गैर राज्यकर्ताओं में अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संकाय जैसे बहुत सारे जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन अथवा क्षेत्रीय आर्थिक व्यापार ब्लॉक जैसे एपेक, यूरोपीय संघ आदि सम्मिलित हैं। इन्होंने इन युद्ध को टालने में और युद्ध को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई। अतः प्रणाली स्तरीय विश्लेषण में युद्ध के कारणों के रूप में निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रणाली स्तरीय विश्लेषण के अंतर्गत युद्ध का कारण होता क्या है। पहला है सत्ता का वितरण। वास्तव में सत्ता का वितरण और शक्ति संतुलन की राजनीति आदि को युद्ध का कारण मानते हैं। तो ये जो सिस्टम लेवल जो होते हैं, इनका मानना ये है कि तुलनात्मक सत्ता तथा सत्ता विहीनता और शक्ति संतुलन की राजनीति से संबंध आदि को युद्ध के संभावित कारणों के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप बात करते हैं शीत युद्ध काल, जैसे कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ था, और दोनों ही जो के अंदर जो विरोधाभ्यास था, दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने और दूसरे को हराने के चक्कर में लगे हुए थे। इसलिए इन्होंने विश्व लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन का सिद्धांत को अपनाया और उन्होंने संपूर्ण राजनीति को अपने फेवर में करने में ला। एक तरफ सोवियत संघ ने अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाया, एक तरफ अमेरिका ने। तो इसको हम अच्छी तरह इस एग्जाम्पल के आधार पर भी इसको जा सकते हैं। इसलिए शक्ति संतुलन की राजनीति जो होती है वो युद्ध का कारण बनती है। जब एक देश अपनी शक्ति को बढ़ाता है, दूसरा देश भी अपनी शक्ति को बढ़ाता है, इससे शक्ति संतुलन बढ़ता है। और जब भी एक ऐसा मौका आता है जिसके अंदर एक देश की शक्ति कम होती है और जिसने शक्ति ज़्यादा बढ़ाई होती है, वो उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। जैसे कि अमेरिका ने 1990 में सोवियत संघ का विघटन कर दिया, जिससे शीत युद्ध अपने फेवर में ले लिया। तो युद्ध का कारण बताया जाता है शक्ति संतुलन को। दूसरा है अराजकतावादी प्रवृत्ति को भी युद्ध का कारण माना जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजकतावादी प्रकृति को भी युद्ध का कारण माना गया है। किसी केंद्रीकृत शक्ति के होने के कारण राष्ट्रों में पनपी असुरक्षा की भावना युद्ध का रूप धारण कर लेती है। जैसे अगर कोई शक्तिशाली देश है और बाकी जो छोटे छोटे शक्तिहीन देश है, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अराजकतावादी वो किसी न किसी रूप में अपने से कमज़ोर देशों पर आक्रमण करता रहता है। विकासशील विश्व की परमाणु अस्त्र नीति को इसी असुरक्षा की भावना को दूर करने के माध्यम के रूप में जाना जाता है। जैसे एक शक्तिशाली देश है, अराजकतावादी देश है, उसके बचने के लिए जितने भी विकासशील देश और या शक्तिहीन देश है, वो परमाणु नीति जैसी नीतियों को वो अपनाते हैं और परमाणु बम जैसे अस्त्र शस्त्रों का वो उदय करते हैं। बस यही कारण जो होता है अराजकतावादी प्रवृत्ति जो पनप रही है, यही युद्ध का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है तीसरा है आर्थिक स्तर पर तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज आदि को आधुनिक विश्व के विवादों को युद्ध का कारणों के स्रोत में देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका और कुवैत का देख सकते हैं, जो कि आपको पता ही कि अमेरिका कुवैत पर पूरी तरह नज़र रखता है, प्राकृतिक गैसों पर, तेल पर, खनिजों पर। इसलिए जब देखा कि कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर दिया, तो अमेरिका ने कुवैत को आज़ाद कराने के लिए इराक पर आक्रमण करा। यही आर्थिक स्तर है जो युद्ध का कारण बनता है। आर्थिक स्तर पर तेल व प्राकृतिक गैस और प्रमुख खनिजों को आधुनिक संसार के झगड़ों के संभावित स्रोत के रूप में देखा जाता है। ईरान इराक युद्ध तथा इराक में अमेरिकी आक्रमण इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जैसे कि प्रथम खाड़ी के युद्ध में जैसा कि अमेरिका को कुवैत से तेल, प्राकृतिक गैस आदि भंडार प्राप्त होते हैं। इससे में इराक जो है कुवैत को अपना अंग मान रहा था, तो इराक ने 90-91 में कुवैत पर अपना आक्रमण करके उसे 6 घंटों में अपने मिला लिया था। ऐसे में अमेरिका को जब पता पड़ा, तो अमेरिका को ये पता पड़ गया कि अगर कुवैत इराक का अंग बन गया तो हमें कुवैत से बिल्कुल भी तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अमेरिका ने 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेनाओं को बुलाकर उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया और कुवैत को इराक से आज़ाद करा लिया। तो ये तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज की वजह से ही ये प्रथम खाड़ी का युद्ध हुआ था। तो इसलिए हम इसको भी युद्ध का कारण मान सकते हैं। नेक्स्ट है
सैमुअल हंटिंगटन की सभ्यताओं में संघर्ष अवधारणा युद्धों का क्रमिक दृष्टिकोण से जुड़ी है। वास्तव में ये सभ्यताओं के संघर्ष की अवधारणा युद्धों के क्रमबद्ध दृष्टिकोण से जुड़ी है। इनका प्रमुख विचार है कि भावी युद्ध के प्रमुख कारण है निर्जातीय धार्मिक तत्व। यानी इसके अंतर्गत जो एक युद्ध का कारण जो बताया वो सभ्यता और निर्जाति, जो आदिवासी है ना, जो आपने देखो आदिवासी लोग होते हैं, जैसे कि आदिवासी लोग जब अपने अधिकारों के प्रति उनको खतरा होता है कि हमारी पहचान ख़त्म होती जा रही है, तो आदिवासी लोग जो युद्ध करते हैं लंबे समय तक। लेकिन निर्जातीय और धार्मिक समूह जो लोग हैं वो एक तरह से सभ्यता परवक होते हैं। यानी ये युद्ध जो होते हैं सभ्यता परक होते हैं, ना कि राज्य परक। यानी यहाँ पर जो युद्ध का कारण जो बताया है वो सभ्यताओं के लोगों के लिए दो बताया, जैसे निर्जातीय और धार्मिक लोगों के द्वारा जो युद्ध होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सिस्टम लेवल है, इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।